बस 1 मिनट सर कि कितना रिस्पांस मिल रहा है सर आज सुबह से दौरे में सर आप? ऐसे है बहुत बढ़िया और लोगों में बड़ा उत्साह है और सबसे बड़ी बात है कि लोग ये बात कहते हैं क्योंकि ये एरिया किसानी का है। लोग कहते हैं किसान और जवान एक हो गए और किसान और जवान जब एक हो जाता है तो लोगों की बड़ी अजीम कृपा होती है। लोग बहुत बड़े अंतर से इनको जिताएंगे। सर मैं बहुत से गाँव की कवरेज कर रहा हूँ सर। इस दौरान बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि हम फैन हैं। कह रहे हैं हम फैन हैं, मैंने कहा किसके? क्या आदित्य चौटाला है? क्या रीजन है सर? बंगवा आशीर्वाद है मेरे आशीर्वाद सर। बंगवा आशीर्वाद सर युवा तो कहते लेकिन अब तो बुजुर्ग भी कहने लगे सर। उनका आशीर्वाद है। उनकी कहीं सर। ना कहीं उनको भरोसा है। उस भरोसे के मैं ताउम्र कायम रखूंगा, उनका टूटने नहीं दूंगा। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ। थैंक यू सर। सर एक और लास्ट क्वेश्चन सर, मठदादू के अंदर जो जन सैलाब देखा गया सर, इतनी बड़ी भीड़ देखी गई सर, एक ही नाम गूंज रहा था सर आपका और डिम्पी जी का, क्या कहना चाहेंगे इतनी बड़ी भीड़ के बारे में सर? डिम्पी जी का परिवार जो है बड़ा सामाजिक परिवार है। सरदार जगदेव सिंह बहुत ही अच्छे आदमी हैं और गरीबों की हमेशा उन्होंने सहायता की, किसी को उन्होंने आज तक ना नहीं की। यही उनका बड़प्पन है कि उन्होंने गांव का सहयोग किया और आज गांव भी उनके साथ है। शुभकामनाएं उनके लिए। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ये थे मेरे साथ में आदित्य सिंह चौटाला थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से हमें कितना भारी समर्थन मिल रहा है। रिस्पांस मिल रहा है जी। अभी आप देख ही रहे हैं बहुत बढ़िया मिल रहा है। हाँ, बताने की इतनी जरूरत गाँव में बढ़िया मिल रहा है जी। बिल्कुल 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 बहुत अच्छा सहयोग और साथ मिल रहा है और हमारी विजय तो भगवान ने निश्चित कर दी। सर क्या से लगाते हैं सर, कितने मार्जिन से विजय रहेंगे आप? मार्जिन तो अभी आज आपके जितने भी फंक्शन जितने प्रोग्राम रखेंगे उन हिसाब से ये क्लियर नहीं कह पाऊंगा क्यों मतदाता है उनका मन क्या तो कोई आकलन नहीं कर सकता है, पर जैसे जैसे ये नजदीक जा रहा है 9 तारीख के वैसे वैसे आप खुद ही कहने लग जाओगे भाई ये एक तरफा इलेक्शन है। आप एनएसजी में कमांडो थे सर, देश के लिए अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार थे सर, क्या ये अपने जो जनता के दुख है वैसे ही काम करेंगे सर? बिल्कुल, ये मेरी बचपन से आदत है। जब मैं आर्मी के अंदर ज्वाइन नहीं किया था उस टाइम मेरे कुछ इच्छा थी मैं देश के लिए कुछ करूं। मेरे भाई बहन कर आए सर, अब भी करना चाहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल में रहकर करना चाहते हैं? मैं उससे भी ज्यादा एनर्जी लेकर और जनता के बीच में जाऊंगा और मेरे जितने भी बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, हम उम्र साथी हैं, उनके लिए जितना मेरे से हो सकेगा मैं वो काम उनको जरूर करूंगा। थैंक यू सर। धन्यवाद। आदित्य सिंह, देवीलाल व ओम प्रकाश फौजी को लोग मालाएं पहना रहे हैं व उनका स्वागत कर रहे हैं। चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं। सबका नमन करता हूँ और सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतना गर्मजोशी से इकट्ठा होकर हमारा यहाँ पर स्वागत किया है। इसके लिए मैं आपका अभिनंदन और धन्यवाद भी करता हूँ। इसके साथ साथ मैं अपने मीडिया के भाई और पत्रकार छायाकार जो भी साथी है यहाँ पर उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारी जो है इसका ये तरह की रिपोर्ट जन जन तक पहुँचाने का काम करते हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। अब बात ये है, मैंने अपनी जिंदगी में पहले सफर आर्मी के अंदर तय किया। मैं सन 1980 के अंदर इनरोलमेंट हुआ और 99 तक मैंने सर्विस किया। तो मैं अपने हरियाणा के अंदर कभी सर्विस नहीं किया। मैं यहाँ से 2000-3000 किलोमीटर दूरी पर ही रहा। मैंने दक्षिणी भाग यानी कन्याकुमारी से लेकर और अपना जम्मू कश्मीर और यहाँ ईस्ट कलकत्ता से लेकर और कच्छ और भुज मैंने एक एरिया भी अपना भारत का नहीं छोड़ा है। पूरा पहाड़ी एरिया मेरा पैरों से गया हुआ है। और मैं फिर लास्ट में एनएसजी कमांडो अपना हरियाणा के अंदर पड़ता है, मानेसर सुना होगा आपने गांव गुड़गांव के पास, वहां पर अपना एक एनएसजी कैंप है जो 1984 के अंदर काम हुआ था। जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी उस टाइम ये अलाइड फोर्स एक बनाई गई थी और ये पैरामिलिट्री फोर्स है, ये होम अफेयर्स के अंडर है। तो मैं 4 साल तक वहां पर डेप्यूट में रहा और वहीं से मैंने मन बना लिया कि अब हम पेंशन चलेंगे। आने के बाद मैं जब यहाँ आया तो मैं शिक्षा स्टे किया क्यों बच्चों की पढ़ाई का कुछ था सिस्टम, तो वहाँ मैं स्टेट बैंक के अंदर मेरा ज्वाइनिंग हो गया था अकाउंटेंट की पोस्ट पर। क्यों मैं क्लर्क था तो इसलिए उस अकाउंटेंट पोस्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ। उस टाइम DC सुरेश थे, डी सुरेश, शायद आपको किसी को याद होगा 99 में। तो मैंने 5 दिन में सर्विस किया। मैंने वहाँ वो कार्य गाँव का देखा तो मैं वो ये तो ठीक नहीं है और हम इस उम्र में
अब हमारी ये जो सीट है इसके ऊपर कोई नया लड़का बैठेगा, वो लंबे समय तक काम करेगा बेचारा। हम तो एक पेंशन ले रहे हैं, मगर दूसरी क्या जरूरत है, रोटी भगवान ने दे रखी है। तो मैंने रिजाइन लिख कर दे दिया 5 दिन में। तो डी सुरेश जी मेरे को बोला सरदार साहब ये तो नौकरी 10 लाख में भी नहीं मिलती है, आपने त्याग दिया। मैं बोला अब मेरा जो है घर गृहस्थी और समाज को देखने का समय है, अब मैं नौकरी करना नहीं चाहता, इसलिए मैंने रिजाइन दिया है। मेरे को पैसे का ज्यादा मोह नहीं है, क्यों तो सेना में रहे, वहाँ पैसे का तो ध्यान ही नहीं रहता है, वहाँ पर अपने काम में और ड्यूटी में ध्यान रहता है, और हम अपने देश को चारों तरफ से कैसे सुरक्षित रख सकते हैं ऐसा ध्यान रहता है। तो हमें हमारा कभी उधर ध्यान भी नहीं गया पैसे की तरफ। जो तनख्वाह मिलती थी वो घर भेज देते थे, खाने के लिए फौज देती है, आपको पता है वहाँ सब कुछ चलता है, फ्री होता है आर्मी के लिए। तो मैंने अपना ये जीवन आपको बताया है मेरा कैसे व्यतीत हुआ है पीछे से, और समय ने करवट लिया, मैं ये कल्पना नहीं की, समय ने ऐसा करवट लिया कि मैं मजबूर हो गया। और मेरे भाइयों का मेरे पास समाचार आया फोन पर कि ओम फौजी यार आपके साथ ऐसा हुआ है। मैं वो कोई बात नहीं, होता है जिंदगी में, उतार चढ़ाव आते हैं, पर शिखरता एक चीज है, हम शिखरता पर विश्वास रखते हैं, विचलित नहीं होते हैं। पर देश में बहुत भाइयों ने ये मेरे को कहा, तो मैं बोला भैया आप क्या करते हैं? बोला आप एक निर्दलीय उम्मीदवार बनो और हम आपको साथ देंगे, आप पार्टी के अंदर नहीं मत जाना किसी में। तो मैं बोला अगर आप सब भाई अगर मेरे को साथ दोगे तो मैं कोई डर भय करने वाला आदमी नहीं हूँ, आप अगर कहोगे तो मैं निर्दलीय उम्मीदवार बनकर आपके सामने ग्राउंड में आ जाऊंगा, मुझे कोई चिंता नहीं है। जब तक मैं चौधरी साहब से कोई मेरी बात नहीं हुई थी और मैंने ये अनाउंसमेंट कर दिया और ये बात चर्चा में चली गई, तो मेरे पास पार्टियों के फोन आए, मैं उनको जवाब दिया, मैं निर्दलीय एक बार जो हमने जवाब निकाल दिया वो है, हार जीत तो भगवान के भरोसे है, अब तो निर्दलीय इलेक्शन लड़ेंगे। फिर अपना आदित्य जी का फोन आया, ये बोला भाई क्या अभी आ जाओ, वो दिन इंतजार किया है मैंने आपका और आपके पास आता रहा हूँ, आपने कभी मेरे को ये हाँ पॉजिटिव नहीं कहा, कभी आ रहा हूँ मैं, तो अब क्या चाहते हो आप? तो मैं बोला मैं तो निर्दलीय उम्मीदवार हूँ, तो आप अगर मेरे खैर बोले तो निर्दलीय है ना माइके, तो मैं आपके साथ कंधा सा कंधा मिलाकर आपका बेटा बनकर और मैं आपका कैंपेन करूंगा और आप इलेक्शन लड़ो, निर्दलीय के साथ मैं आऊंगा। जब मैं इनको कहा भाई आपकी बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, सेंटर में सरकार है, हरियाणा में सरकार है, आप मेरे लिए इतना बड़ा जोखिम मत लो, इतनी बड़ी पार्टी एक निर्दलीय उम्मीदवार ओम प्रकाश की कोई पहचान ही नहीं है और आप मेरे को समर्थन दे रहे हो, ये तो डिसीजन आपका ठीक नहीं है। आपने बड़ी मेहनत करके इस पार्टी में आपका ग्राउंड बनाया और मैं भी ये देख रहा हूँ भविष्य के अंदर आप इस हरियाणा स्टेट के सीएम बने, मैं भी इस आज से जी रहा हूँ, चाहे मैं कहीं भी हूँ जहाँ भी हूँ, तो हम तो बड़ी उम्मीद रखी है, आप ये एक डिसीजन मत लो मेरे लिए। मैं तो यहाँ अभी 63 साल का आदमी हूँ, पता नहीं एक इलेक्शन लड़ूंगा कि 2 लड़ूंगा, कितना काम कर सकता हूँ। आपके अंदर एनर्जी है, आप युवा है, आप बहुत आगे तक जाना है, इसलिए आप ये डिसीजन बोला नहीं, मैंने तो ले लिया तो मैं हमको आपका थोड़ा भार में भी उतार दूंगा भाई, मैं भी पार्टी का जो आपका निशान है ले मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा पर रहूंगा निर्दलीय। तो मैं ये जो चुनाव मेरा है ये मटके का निशान नहीं तो पार्टी का होता, राष्ट्रीय पार्टी उसका निशान होता, ये मटके का निशान ये पीछे आदित्य जी को मिला था, आपको पता होगा शायद जिला परिषद में, और इस भगवान ने ऐसा संजोग बनाया है कि हम मिलते वही मटके का निशान मेरे को मिल गया। अब लोग कह रहे हैं कि ये मटके का निशान, मैं बोले ये तो यहाँ की पहचान बन गई, क्योंकि अब लोगों ने फ्रीज छोड़कर मटके का पानी पीना शुरू कर दिया। कहीं भी जाते हैं तो हम कहते हैं अभी मटके का पानी ले भाई, फ्रीज का नहीं और आरे का भी नहीं, मटके में जो पानी है वही पिएंगे क्योंकि वही स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो ये तो अपनी एक पहचान बन गई इस 4 नंबर जोन के अंदर 14 गाँव में। अब मैं ये जो 14 गाँव है इनमें घुमा हूं मैं, अवलोकन किया है, मैं गली गली में गया हूं और जो परिचित आदमी है उनसे मैं मिला, तो मेरे को अनजान आदमी को इतना सहयोग और इतना प्यार स्नेह मिल रहा है। मैं ये सोचता हूँ घर में जाकर मैं सोचता नहीं जाता, मैं सोचता हूँ ये इतना प्यार और स्नेह दे रहे हैं, ये कर्जा तेरे कंधों पर चल रहा है। अब उम्र जवानी में होता तो मैं उतार देता, अब उम्र भी
आखिरी दौर की तरफ जा रही है, तो ये कर्जा लेकर जीना पड़ेगा तेरे को, मरेगा तो भी साथ में जाएगा, क्योंकि ये कर्जा उतार के सकेगा इतने आदमी का। तो मेरा ये चिंतन है, मेरे का चीत और हाथ का चिंतन नहीं है, वो तो आपका चिंतन है। मेरा चिंतन है मेरे ऊपर जो कर्जा मेरा भाई बंधु बुजुर्ग माता बहन बेटी जो भी चढ़ा रही है, इसका मैं आपको लौटाऊं कैसे और कैसे करके लौटाऊं। तो ये मैं विजन देख रहा हूँ आगे। और जीत तो कुल मिलाकर मेरे को ऐसा लग रहा है कोई पॉजिटिव बढ़ती जा रही है, और शायद आप ये जिम्मेवारी मेरे को दोगे अब, इसलिए मेरे को चिंता है कि चीज की है मैं ये आपको लौटाऊं कैसे। मैं अभी अपना जो ये 14 गांव है, ये मेरा गांव मानकर मैं चलूंगा, और मैं रात और दिन, मैं फौजी आदमी हूं, हमें कभी रात नहीं होता है, हम रात को ये देख करते हैं, दिन में कौन करने देगा, देख कर गोहा मार देगा अगला। हम रात को छुपाव में अटैक करते हैं। कारगिल का युद्ध भी आपने देखा हो, उस टाइम में वहां था कमांडो में। तो हम तो दिन और रात काम करने वाले आदमी है। जहां भी कोई दिक्कत होगा, किसी छोटे से छोटे भाई को भी, किसी कमजोर वर्ग के भाई को भी आप याद कर लेना, ओम फौजी वहां पर आपको दिखाई देगा। ये मेरा संकल्प है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और इससे पहले भी मेरे पास कोई पद नहीं था, पर अगर मेरे पास जो भी कोई भाई आया है छोटी मोटी शिकायत लेकर, मैंने बेखूबी उसको निभाने का काम किया है। और जिस भी अफसर से जहाँ से हमको जो भी सपोर्ट मिली है वो लिया है, और जिसको जो कहना है वो भी कहा है। हमें कोई डर और संकोच की बात नहीं है, जनता जनार्दन है। और ये प्रजातांत्रिक आपका नुमाइंदा, आपका प्यारा, आपका अजीज, आपका बेटा आपके साथ, आपका भाई कंधे से कंधा मिला के चलेगा, तो मैं समझता हूँ अठे दुख कठी कौन रहा है, सारी जगह सुख की सुख रहसी। परमात्मा इसी तरीके से हमारा भाई सोचा भी ये बची हुई जिंदगी जो है वो अपने लेवल में ही समाज सेवा के अंदर इसमें लगा देंगे। और ऐसा ही मैं चल रहा था, जो भी कोई आता था भाई बंधु में उसके साथ जाता था, और उनकी जो समस्या है उसको सुनकर कैसे निदान उसका किया जाए, तो वो मैं उस पर अग्रसर था। पर समय ने करवट ले लिया, समय ने करवट लिया, और समय बलवान होता है, उसके आगे आदमी की नहीं चलती है। तो आज ये संजोग बना है, और मैं एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर, और आदित्य जी ने और बीजेपी पार्टी ने जो समर्थन दिया है, बनने का मौका मिला। आप लोगों के सहयोग ने एक बहुत बड़ी जीत पूरे हरियाणा में इस जोन नंबर 4 का डंका आप लोगों ने बजाया। 5 साल पूरे हो गए, और 5 साल बाद मेरे को सबसे बड़ी चिंता एक चीज की थी कि जोन नंबर 4 से जो लकीर, जो रास्ता आप लोगों ने तय किया था कि एक अच्छे व्यक्ति को जिताना है, अच्छा आदमी लेना है, वो रस्तों और भी रास्ते पर अच्छो आदमी आवे, बात की मन चिंता है। और मैं सोचेगा तो कि 5 साल 14 जावांगी सेवा करने को थे मन मौका दियो, तो मैं एक अच्छा नेक इंसान ने आप लोगों के बीच में लाके मैं खड़ा करूं, ताकि वो जो रास्ता आपने मुझे दिया था उसी रास्ते पे एक नेक इंसान चलेगा, तो 5 साल आपकी तरफदारी और आपके हक की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। अगर मेरी सोच खराब होती और मेरी सोच माड़ी हुआ, तो मैं कोई ना कोई नयो नौजवान छोड़ो जाके सारे बीच में छोड़ूंगा, जो कहेगा आजकल छोरा बाल कतरे, आधो सिर रोडो रखे, आधो टेढ़ो रखे बाल, तो बिछो फूटरो सो छोरो थारे बीच में लेऊंगा और कह दूंगा भी थे इन वोट दो। तो मैं समझूं कि तजर्बेकार आदमी, जिम्मेवार आदमी होना बहुत जरूरी है। और फौजी साहब को मैं काफी लंबे अरसे से कह रहा था कि फौजी साहब थारी जगह पढ़ने को नहीं, थारी जगह हमारे साथ आने की है, और थारी जगह खाली है कि समाज की बात उठाने लाओ, समाज के खातर लड़ना लाओ और देश की सेवा करिए। किसान और जवान का मेल होना बहुत जरूरी है, किसानों के साथ आप भी खड़े हो जाओ, और जब किसान और जवान का मेल होगा तो मैं समझता हूँ इस इलाके के लिए लड़ने के लिए एक और नौजवान फौजी के रूप में, रिटायर्ड फौजी के रूप में आप हमारी बातों को आगे बुलंदी से रख पाओगे। तो फौजी साहब ने मेरी बात सुनी और मैं धन्यवाद करता हूँ।
कि इन्होंने आज आप लोगों के आशीर्वाद से, हम सब लोगों के आग्रह से ये फैसला लिया कि मैं जोन नंबर 4 की भी ली परी चालूंगा जकी ली पर थारो बेटो थारो छोरो थे साथ चलायो। अभी सरपंच साहब ने भी बताया कि उनके साथ क्या बीती। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, आपके बीच में जब भी चुनाव आता है लोग आगे करना फूंक मारे, फलानो आदमी है वो काम ये करो, ये पार्टी नहीं है करो। मैं एक ही बात कहूं कि अगर थे जांचो है परखे है और अगर देते हुए भरोसा है भी वो छोरो राजनीति में ही ले गया थे ले गया, मैं राजनीति में और कोई कौन ले गया, टिकट में ले गए हो लेकिन वोट थे डाला, हार जीत का कोई मायना नहीं है। 2 साल बाद फिर चुनाव है, मैदान में वही घोड़ा और वही मैदान है, फिर दोबारा तैयारी करांगा। सिर्फ चीज एक है कि आप लोगों को भरोसा विश्वास होना बहुत जरूरी है। हम किसी बच्चे का रिश्ता करते हैं तो खानदान का पूछते हैं, जांच पड़ताल करा अपा भी घर में टावर देवा कि नहीं देवा। तो कोई भी चीज है जब आप जांच पर क्या तो अपना फैसलो सही हुए। राजनीतिक लोगों ने भी थे देखने लग गया, अच्छा आगे बयानबाजी भाषणबाजी भी दे, लेकिन अपने इलाके की बात कौन करे, सिर्फ एक ही बात करे कि अब कल थे थारी सरकार बनाने को काम करो। मैं एक बात कहूं कि सरकार बनाने के लिए 90 विधानसभा के अंदर लड़ना जरूरी है, एक सीट पर लड़े सरकार को नहीं आ। सोच अगर थारी 90 लड़ने की है और 90 आदमी थारकन है तो थारी सरकार बन सके, लेकिन अगर थारकन 90 आदमी को नहीं तो सरकार बनने की बात दूर है, सरकार की तरफ 2 कदम भी आप कौन बढ़ा सकते। इसी सरकार में 9 साल मैंने इस इलाके में काम किया, गांव की गलियों से लेके स्कूल के बच्चों की शिक्षा तक, किसान के खेत से लेके गांव की गली तक मैंने काम करने का काम किया है। मैं आज आपके सामने दरख्वास्त करने आया हूं कि गांव का सरपंच आप भाईचारे से चुनते हो, गांव राम बैठ के सरपंच चुना है, लेकिन ब्लॉक समिति और जिला परिषद गांव की फिरनी के बाद काम करते हैं। फिरनी के अंदर सारा का सारा काम गांव का सरपंच करता है, लेकिन फिरनी से बाहर एक भी पैसा लगे तो वो ब्लॉक समिति और जिला परिषद के माध्यम से लगता है। हमारे खेतों के रास्ते, धानियों के रास्ते, हमारे धानियों में पीने की पाइपलाइन, हमारे खेतों के खाद, ये तमाम चीजें जो खेतों की खाद की पुड़ियां हैं, ये तमाम चीजें ब्लॉक समिति और जिला परिषद के नीचे आती हैं। इस दफा मैं चाहता हूं कि गांव के अंदर हमने बहुत काम किए हैं, इसी गांव में मैं काम गिनाने लग जाऊं तो लगभग 5-5.5 करोड़ रुपए से ज्यादा के काम हमने इस गांव में पैसे लाने का काम किया है। गांव के अंदर 2.25 करोड़ रुपए का मैरिज प्लेस बनाने का काम किया जो आपकी कॉलोनी में बन के तैयार हो गया। पैसा लाना, चीज लाना मेरा काम है, लेकिन आपका काम है अच्छे आदमी को जिताना, सरकार के साथ अपना सिस्टम तार जोड़ना। अगर थारी तार सरकार जैसा के जुड़ गई तो करंट आ जाएगा, करंट आवेगा तो लट्टू जगह को जानना हुआ, विकास को काम हुआ। इसी गांव की पीएचसी को भी इस दफा हमने नई बनाने की घोषणा करवाई। 3.5-6 करोड़ रुपए की पीएचसी आपके गांव में बनने जा रही है, नई बिल्डिंग बनने जा रही है। मैं डवाली विधानसभा की बात करना चाहूंगा क्योंकि जितना भी लीडर आवेगा इन जगह गांव के वह डवाली की विधानसभा का नुमाइंदा या डवाली विधानसभा में एमएलए रहना लोग है। मैंने एमएलए को मौका कौन मिले पर कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने काम किए शिक्षा के क्षेत्र में, पहले स्कूल होता 12-13 किलोमीटर दूर 12वीं को स्कूल हो, पिछले 5 साल मैं 6 स्कूल अपग्रेड करा के भी 7.5 किलोमीटर के दायरे में 12वीं का स्कूल लेके आयो। और अब मेरा लक्ष्य है 5.5 किलोमीटर में स्कूल ले आने को। 2 स्कूल में 12वीं में करा दिया, 3 स्कूल बचे रहे। वह 3 स्कूल होते ही पूरे हरियाणा में पहला विधानसभा हुआ वो डवाली जगह के हर 5.5 किलोमीटर में 12वीं को स्कूल है, पहला विधानसभा। मैं एक बात पूछनी चाहूँ, ए काम मने क्यों करना पड़ा? और गणाई लीडर है और गणाई एमएलए ठेके का कितना बनाया, मानी सोच ही के कभी कभी सोचता कि बच्चा ने खेल मैदान चाहिए, स्कूलों में सुविधा चाहिए, धानिया का कच्चा रास्ता पक्का होना चाहिए, गांव की गलियां सुधारनी चाहिए, गांव में पार्क का निर्माण होना चाहिए, गांव के लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए अस्पताल होने चाहिए।
क्या किसी ने आज तक सोचा? एक ही बात करता, थारू रात बना लो। अरे आ जाओ इधर, मोदी साहब है, बराबर बैठे करो, नहीं तो सरपंची कौन कर जाओ कोई। आदर और सम्मान के योग झूठी गांव के मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मठ गांव के पूर्व में सरपंच रहे सरदार बरकलन सिंह जी, अमरजोत सिंह डिम्पी जी, और भारतीय जनता पार्टी के सीताराम जी, और मेरे साथ इस संघर्ष में रहे मेरे सारे नौजवान साथी। सर्वसम्मति पंचायत का फैसला लिया। मैं सारे गांव को बधाई देता हूं, सरपंच साहब को बधाई देता हूं। और ये कोई एक चीज है जो कहूँ आपका एक समझ मैसेज देश का कि गांव फैसला लेने में एक मत है। और सबसे बड़ी चीज है, सरसा जिले में 5 विधानसभा है, कानाड़ी, सरसों, एलनाबाद, रानियों, डबाड़ी। एक डबाड़ी विधानसभा इश्यू है जगह में सारू ज्यादा सर्वसम्मति हुई है, सारू ज्यादा। बड़ी खुशी की बात है, मैं मानूं कि डबाड़ी के लोगों की सोच बदल रही है, वो एक नई परंपरा शुरू हो रही है। और आप बहुत बड़ी आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ो बदलाव अपने एरिया मान ला रहे हो, इलाके मान ला रहे हैं कि आपसी खींचातान छोड़ गए, कहेंगे बहकावा में ना आगे, गांव राम बैठ गए, बूढ़ा शाना बैठ गए, एक मत फैसलो कर ला रहे हैं। बहुत बड़ी बात है और झूठी गांव ने ये एक मिसाल कायम करने का काम किया है। नहीं तो राजनीतिक लोग गांव की फिरनी घेरू गालता भी कुकर खिंडाउन करा और थे फिरनी अमा की नहीं कौन बन दी, आपको फैसलो करके आपको नुमाइंदो चुने है। आप बहुत बढ़िया बात है। नहीं मार बरगा तो यहाँ ढूंढता कोई कौन पाटे तो माने कि लद है कि मिले, आ सच्चाई है। लेकिन सर्वसम्मति डबाड़ी गवा क्यों होने लग रही है, इतनी बिंगो एक कारण है। और मैं समझू कि ये सबसे बड़ा कारण है कि डेवलपमेंट होना, विकास होना, गांव के काम होने। क्योंकि काम जब हुए तो कई मुद्दे और मसले खत्म हो गए, और काम ना हुए तो ओढ़ मा त्यार रहे, फलानो चीज को नहीं हुई, फलानी को नहीं हुई। और वह ओढ़ मा जगह वह राजनीतिक लोगों ने घुसन को रस्तो दे दिया। 4 परिवार नाराज हो गया, 1 परिवार नाराज हो गयो तो बिंग मां कोई है राजनीतिक लोग सोचे भी ले थारा ताबा आ गई, वो बढ़िया हो गया। तो मैं समझता हूं कि ये जो डवाड़ी विधानसभा में जो सर्वसम्मतियां बन रही है, इसका सबसे बड़ा कारण विकास है। सरकार ने इतने पैसे गांव में आए, इतना पैसा गांव में आज तक कभी बुनियादा किसी गांव। अपने बीच में सरपंच साहब बैठे